आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ याद रखना, हमें यहाँ पे 12th क्लास के अकॉर्डिंग अभी हमें दो ही ऑर्डर पढ़ने हैं। एक है ज़ीरो ऑर्डर और दूसरा है आपका फर्स्ट ऑर्डर। तो आप कोई भी ऑर्डर के लिए पढ़ो, चाहे वो ज़ीरो हो, फर्स्ट हो, सेकंड ऑर्डर हो, तीन चीज़ आपने जो मेन पढ़नी है दैट इज़ योर फॉर्मूला जो आप इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन से निकालोगे। सेकंड इज योर हाफ लाइफ एंड थर्ड ग्राफ। तो ये दोनों फॉर्मूले बेस पे इस पे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे ग्राफ पे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ग्राफ रटने की जरूरत नहीं है, ग्राफ याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इक्वेशन अगर इन दोनों की इक्वेशन याद है तो उसके थ्रू आप ग्राफ आराम से निकाल सकते हो। तो दो ही इक्वेशन लगती है, या तो y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी लगती है, या जो आपकी एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन लगती है वो ही लगती है। इसमें और कुछ खास नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने जीरो ऑर्डर से। तो हम जीरो ऑर्डर की शुरुआत करते हैं अपने। सो लेट इज सपोज कि हमारा एक रिएक्टेंट है ए और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अपना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं इसके रेट की बात करता हूँ, इसकी रेट की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से पता है, स्टार्टिंग में भी पढ़ा जाता है कि डिक्रीज इन दी। और दूसरा आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंसंट्रेशन के, और यहाँ पर एक प्रोपोर्शन का साइन है तो कांस्टेंट आता है, और जीरो ऑर्डर है तो इसकी पावर क्या हो जाती है, जीरो। और आपको पता है किसी की भी पावर जीरो क्या होती है, वन। तो इसको आप ये क्या बन जाएगा, आपका वन बन जाएगा। तो फाइनल जो बन के आता है मैं यहाँ पे दैट इज माइनस डी ए बाय में डी टी इज इक्वल टू में के। हम ये भी लिख सकते हैं और डी ए इज इक्वल टू में माइनस के डी टी। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंटीग्रेट, इस इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पता अगर नहीं पता तो छोटा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर मान लो एक वॉल है और वॉल आपकी कई सारी ईंट से बनी हुई है, लेकिन आपको पूरे एरिया वॉल का एरिया नहीं पता, इस छोटे से ईंट का, इस ब्रिक का आपको डायमेंशंस पता है, ठीक है। तो आपने इसको लेना है और इसकी लिमिट्स को पुट कर देना है। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि इंटीग्रेट मतलब एक छोटे से लेके पूरे का आप एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको लिमिट पता है तो बहुत अच्छी, वहाँ पे आपको कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर लिमिट्स नहीं पता, जैसे हमें यहाँ पे लिमिट्स नहीं पता कि भाई कितनी से लेके कितनी कंसंट्रेशन थी, कौन से लेके कौन से टाइम तक गया है, तो ऐसे में एक इंटीग्रेशन के बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। जैसे देखो अब स्मॉल था, अब कंप्लीट हो गया पूरा, इज इक्वल टू माइनस ये डी टी से टी बन जाएगा प्लस में आई, एंड आई क्या है यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है। अब यहां तक आपका एक खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि मान लो एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, जब बिल्कुल इनिशियल टाइम, जब कुछ रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो ये जो रिएक्शन है, कंसंट्रेशन है, वो क्या होगी, ए नोट होएगी, ठीक है। अभी हम ये जो कंसंट्रेशन है वो किसी भी टाइम की है, मैं जीरो की बात कर रहा हूं, तो हम इसको ए नोट लिखेंगे, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। आ गया समझ में, किसी को दिक्कत? अब यही दो वैल्यूज है ना, इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये वाली में टाइम इज इक्वल टू जीरो और ए की जगह ए नोट, तो यहां से निकल कर आएगा ए नोट इज इक्वल टू में आई, मतलब आई की वैल्यू क्या आ गई, ए नोट आ गई। अब जो इस इक्वेशन को मान लो वन ही नाम दे देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन वन में पुट कर देता हूं। ये डेरिवेशन पूछी नहीं जाती, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर एट टाइम अगर आप फॉर्मूला भी भूल जाते हो तो आप आराम से यहाँ इसका निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब इसमें रखते हैं तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई के जी क्या रख देंगे, ए नोट रख देंगे, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं और इधर ले आते हैं, दैट मीन्स के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए। फाइनल आंसर क्या आया, k इज इक्वल टू ए नोट माइनस में ए
डिवाइडेड बाय में टी। अगर मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी, स्टार्टिंग में 100 थी, बाद में एक टाइम के आने के बाद 40 बची और टाइम होएगा, तो आपका एक आंसर, ये फॉर्मूला ये बन के आ गया। ठीक है, तो एक आपका बन गया आंसर। अगर मैं दूसरी बात करता हूँ हाफ लाइफ की, ग्राफ के बारे में भी पढ़ेंगे, इस इक्वेशन का यूज आएगा तो याद रखना। हाफ लाइफ की अगर मैं बात करूं तो हाफ लाइफ कहते किसको है, पहले ये देखो। हाफ लाइफ वो टाइम होता है जब आपका सब्सटेंस जो होता है वो हाफ रिएक्ट हो चुका होता है। यूँ नहीं कि मतलब कि भाई तुम्हें 3 घंटे में पूरी कंप्लीट रिएक्शन हो रही है तो 1.5 घंटे का, जरूरी नहीं है हर बार यही हो, कि हो सकता है आपने कैटलिस्ट यूज़ किया हो तो वो ना हो। तो कहने का मतलब है कि जब सब्सटेंस आधा खत्म हो चुका हो या आधा रिएक्ट हो चुका हो तो वो आप उसको हाफ लाइफ कहते हो। कहने का क्या मतलब, हाफ लाइफ पे जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, इनिशियल के हाफ हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल लेके कैसे, मान लो मैंने स्टार्टिंग में 100 ली तो हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय 2 50 हो जाएगी वैल्यू। समझ में आया? तो अब इसी वैल्यू को किसमें पुट कर दो, इसमें रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड। तो जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा आपका टी हाफ। ठीक है, और टी की जगह टी हाफ हो जाएगा। मैं फाइनल लिख रहा हूँ फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू, आप निकाल के भी देखना, ए नोट बाय में 2 के। तो यहाँ पे आपके दो फॉर्मूले आ गए बेसिकली, एक आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और दूसरा आपका क्या आ चुका, हाफ लाइफ की इक्वेशन। थर्ड हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। चलो नेक्स्ट हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ग्राफ बेसिकली जो आपको कॉमन से है वो तीन किस किस के बारे में पढ़ेंगे। आपको एक पढ़ना पड़ेगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, सेकंड जो होएगा आपका रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के टाइम, एंड थर्ड जो होएगा वो हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय ए नोट लिख रहा हूं मैं, ए नोट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब डिवाइड मतलब वैसे उसके इन दोनों के बीच में पढ़ेंगे। अच्छा, ग्राफ पहले ही बता रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं है, आप इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, अगर पहले हम एक पहला ग्राफ पढ़ते हैं अपना, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। ठीक है, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी सबसे पहले, वो कौन सी थी, वो ये थी ना कि a इज इक्वल टू माइनस में के टी प्लस में ए नोट। इसी से तो वो फॉर्मूला निकल कर आया था कि ए नोट माइनस में ए डिवाइडेड बाय में टाइम, इसी से तो निकल कर आया था। तो हमने इसको इस ले लिया। अब मैंने बोला था दो इक्वेशन हो गया, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या नॉर्मल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर लगाओ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपको पता है y पे क्या है, कंसंट्रेशन है उस टाइम की, x पे क्या है, देखो x पे है आपका टाइम, और m क्या है, स्लोप। यहाँ से पता चल रहा है स्लोप आपका कैसा है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव स्लोप आ रहा है, इसका मतलब देखो अभी तक हमें पता नहीं स्ट्रेट है या कैसे आएगी। एक चीज़ और, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं है तो पहली बात तो स्ट्रेट ही लाइन आनी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने यूज़ करी है। ठीक है, अब ये क्या है आपका कांस्टेंट, तो ये रहा यहाँ पर इनिशियल ए नोट और ये रहा आपका, ठीक है, स्लोप। दैट स्लोप आपका क्या आया, माइनस के, ये आ गया आपका। कहने का अब इसको देखो, इस ग्राफ को स्टडी करो। मान लो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन इतनी थी, अब जैसे जैसे टाइम जाएगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी ना। ए नोट कन्वर्ट किस में होगा, कोई एक कंसंट्रेशन पे आके रुकेगा, तो ये धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज होने लग गई है। आ गया समझ में? चलो सेकंड ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। बहुत ही इजी है ये, जीरो ऑर्डर के बारे में। अभी रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बारे में। अब देखो कंसंट्रेशन तुम कैसी ही बदल दो, कितनी ही बदल दो, जो रिएक्शन का रेट होएगा जीरो ऑर्डर के लिए वो वही का वही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो रेट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन के लिए। समझ में आया? यहाँ पे लिख भी देता हूं कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। समझ में आया? चलो नेक्स्ट ग्राफ के बारे में अगर मैं बात करूं, दैट इज अ टी हाफ लाइफ
और इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला अभी तो पढ़ा था आपने, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट डिवाइडेड बाय में 2k। लगा दो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो है नहीं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पता चल गया y पे क्या है आपका टी हाफ, अब x पे क्या ए नोट है ना, तो x पे ये आ गया। अब m क्या होगा, मतलब 1 बाय में 2k, यहाँ पे मैं 1 लगा दूँ तो 1 बाय में 2k आ गया आपका क्या, स्लोप पॉजिटिव है, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे c 0 है, तो आपका इंटरसेप्ट भी बोल सकते हो 0, तो आपका यहाँ से इंक्रीज होता चला जाएगा, और स्लोप क्या कहोगे, स्लोप इज इक्वल टू 1 बाय में 2k आ जाएगा। समझ में आई ये बात, कोई किसी को दिक्कत? नेक्स्ट एक बात करते हैं हम इसकी यूनिट्स के बारे में। जीरो ऑर्डर की रेट की यूनिट्स के बारे में बात करूँ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। एक चीज मैं यहीं पे क्लियर कर दूं कि क्यों 12th क्लास के बच्चों को ये लगता है कि केमिकल काइनेटिक्स बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर आ जाता है। बट जो बच्चे आईआईटी या जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऐसा सोच के भी मत चलना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना। यूनिट्स का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑर्डर नहीं बताया होता है, यूनिट से आपको निकालना होता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो यूनिट का वही ऑर्डर होता ही नहीं है, लेकिन इसीलिए वो धीरे धीरे पता चलेगा। अभी जो मैं नॉर्मल वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको सिंपल जो 12th बेस्ड पे है उससे थोड़ा लेवल का हाई लेवल का मिल जाएगा। मैं जैसे जैसे आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक चैप्टर पे एक वीडियो बनाऊंगा जो आप आईआईटी वाले बच्चों के लिए छोटी छोटी बातें याद रखने को मिलेगी। यूनिट के बारे में बात करूँ सिंपल, तो यूनिट क्या है आपकी, सिंपल मोलर कंसंट्रेशन बाय में टाइम है ना, तो क्या हो गया इसका मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय में टाइम, टाइम की क्या होती है, टाइम को मैं टाइम इनवर्स ही लिख रहा हूँ, टाइम ही लिख रहा हूँ, अब तो क्या हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, क्योंकि टाइम में तो यहाँ पे सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सेकंड में ही लिखा जाए, ठीक है। चलो एक चीज यहाँ पे थोड़ी हटके है, कैसे क्या, कि मान लो अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई ऐसा एग्जाम जिसमें ऑप्शनल हो, जिसमें टाइम लिमिट कम हो, मान लो स्टार्टिंग में आपका 100 थी कोई अमाउंट, ठीक है, 100 अमाउंट थी, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे t इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ मैं, t हाफ ये हो गया, ठीक है, टी हाफ मतलब कब, जब ये 50 बची, 50 का भी आधा कितना, जब 25 बचा, 25 मतलब 12.5 अमाउंट बची, ये टी हाफ का कितना हो जाएगा, टी हाफ का ये टी 75 हो जाएगा। समझ में आया, मतलब 75% आपका खत्म हो चुका है टाइम, मतलब 25% बचा हुआ है। यहाँ पे टाइम लिमिट कैसे निकाल सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्या कि जब, अच्छा ये कैसे पता चलेगा, आपको पता है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, कैसे पता चला, ये देखो इक्वल टू ए नोट बाय में 2k है ना, जब कांस्टेंट का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब, जैसे या तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगी वैसे वैसे आपका टाइम भी घटता चला जाएगा, या जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी टाइम भी इंक्रीज होगा। तो देखो इस चीज को ध्यान में कैसे रखना है कि मान लो हाफ लाइफ है इसकी 10 मिनट, ठीक है, यहाँ नीचे लिख देता, हाफ लाइफ मान लो 10 मिनट दे दी, अब 100 से 50 गया, 50 से 25, कंसंट्रेशन क्या हुई, कम हुई ना, कम हुई, कितनी हुई, आधी हुई, तो टाइम भी कितना होएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ 100 से 50 जाने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो 50 से 25 जाने में कितना लगेगा, 5 मिनट लगेंगे, और अब 25 से 12.5 में 2.5। तो कहने का क्या मतलब है, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, बताओ मतलब ए नोट से ए नोट हाफ का जो टाइम है वो 10 मिनट दिया हुआ है, तो बताओ ए नोट से ए नोट बाय में 4 कितना होगा, ए नोट बाय 4 का मतलब निकाल लेना, टी 75 बोला है, मतलब जब अमाउंट 25% बच जाएगी तो कितना आ गया 15 मिनट, इसको प्लस कर देना, खत्म बात। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट बताया मैंने ये सिर्फ किसके लिए अप्लाई होगा, जीरो ऑर्डर के लिए ही होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग होता है, ठीक है, इस चीज का याद रखना भाई।
नेक्स्ट हम अपने ऑर्डर के नेक्स्ट ऑर्डर पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। इसको जिस तरीके से मैं कराऊंगा, ये कराने का रीज़न एक ही होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में यही पार्ट यूज़ किया जाता है, लेकिन जब आप नॉर्मल फॉर्मूले पढ़ लेते हो ना सिर्फ, तो वहाँ इशू आ जाता है कि भाई ये कैसे हम यूज़ करें। सबको नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को आ जाता है। तो एक चीज़ तो पहले यहीं पे क्लियर कर दूं, क्या, मान लो कि आपका एक कोई भी रिएक्टेंट है और वो किसमें प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। आपको भी पता है कि रेट किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट पे नहीं डिपेंड करती है। तो अब मान लो एक एट, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा हूँ, मान लो ए है, इसकी कंसंट्रेशन ए मान ली मैंने, ए मोल पर लीटर। कब बात कर रहा हूँ, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 इनिशियल। और मान लो किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे प्रोडक्ट कितना बन चुका होगा, आपका एक्स बन चुका होगा, मान लो एक्स मोल पर लीटर बना, तो यहाँ की ये कितना बचा होगा, ए माइनस में एक्स बचा, यही बचा है। अब आपको देखो, अगर मैं इस टाइम टी की बात करूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, कि भाई कितनी कंसंट्रेशन बच गई। अभी मैंने बोला कि प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन बची, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट कितना बना मुझे उससे मतलब नहीं है, रिएक्टेंट कितना बचा है। तो रिएक्टेंट कितना बचा, ए माइनस में एस। अब जो रेट है वो इतनी कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, समझे इस बात को, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, अब देखो इसको मैं हटाऊंगा, प्रोपोर्शनल लिखकर के आ जाएगा। अब दूसरा तो आपको पता ही है क्या, कि डी एक्स बाय में डी टी, ठीक है, डी एक्स बाय में डी टी। ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। आप ये भी लिख सकते थे माइनस डी ए बाय में डी टी, ये भी लिख सकते थे। मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, पॉजिटिव आएगा और ये इसके बराबर ही तो होगा, तो इसका मतलब इज इक्वल टू के ए माइनस में एक्स। के आपका क्या हो गया, रेट कांस्टेंट हो चुका, या आप उसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोल सकते, रेट रिएक्शन रेट बोल सकते हो। नेक्स्ट, अब इस रिएक्शन को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इस वाली फॉर्म को इधर ले आते हैं और dt को ऊपर ले आता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, dx बाय में a माइनस में x इज इक्वल टू के dt। अब वही जो आपने पिछली फॉर्म में किया था, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड कर देंगे। इससे क्या होएगा, देखो dx बाय में a माइनस में x इज इक्वल टू के dt। अब इसका जो इंटीग्रेशन निकल कर आएगा वो क्या आएगा, माइनस में लॉग, नेचुरल लॉग a माइनस में x इज इक्वल टू के टी प्लस में i। अब i, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ, i आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। यहाँ पर एक रेट निकल के आ गई रिएक्शन। अब आपको नॉर्मल क्या करना है, टाइम इज इक्वल टू 0, टाइम 0 पे x भी कितना होगा, 0, क्योंकि आपको पता है टाइम 0 पे तो x कुछ बना ही नहीं था इनिशियल पे, प्रोडक्ट की अमाउंट तो 0 थी, तो आ गया 0। अब आपने यही दोनों यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, क्या हो जाएगा, माइनस एल एन ए माइनस में 0 इज इक्वल टू के इंटू में 0 प्लस में आई। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या निकल कर आई, माइनस नेचुरल लॉग ए, ठीक है। अब इसी में आपको क्या पुट कर देना है, फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस में एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस में नेचुरल लॉग ए। अब लॉग वाली टर्म एक साथ लेके चले जाएंगे सारे, तो क्या आएगा, ये के टी इज इक्वल टू लॉग ए नेचुरल लॉग ए माइनस में एक्स। अब लॉग नेचुरल लॉग हो या लॉग हो, ए माइनस में लॉग ए माइनस लॉग भी क्या होता है, लॉग ए बाय में बी, ये फॉर्मूला है आपका, नेचुरल लॉग है, ए बाय में बी आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी रहे हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेचुरल लॉग ए बाय में बी, मतलब ए माइनस में ए माइनस एक्स हो गया। अब जब भी आप नेचुरल लॉग को हटाते हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हो, 2.303 से। तो यहाँ पे जब आपने हटाया, मैं फाइनल लिख देता हूँ, और के को यहाँ पे ले आएंगे, टाइम को ले आते हैं, ठीक है। तो फाइनल क्या आएगा, 2.303 लॉग ए माइनस में एक्स, और जो टाइम था वो नीचे आ गया, तो ये आपका क्या आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मतलब जिस तरह से एनसीईआरटी में दिया है उसको बताने से पहले इसको यहीं पे देख लो,
ये log A होता है ऊपर जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, समझ में आया। और नीचे जो A माइनस में x होता है, मतलब एक टाइम आने के बाद वो कितनी अमाउंट बची है। तो आपको दो तरीके से क्वेश्चन देंगे कि रिएक्टेंट आपका इतना बच गया, ठीक है। मतलब मान लो मैंने आपको बोला एक इक्वेशन में या स्टेटमेंट में लिख के दिया कि जो आपका रिएक्टेंट होगा या उस वक्त जो कंसंट्रेशन होगी वो 20 मोल पर लीटर है, तो आपने सीधा के सीधा 20 यहाँ लिख देनी है। बट अगर मैंने वही चीज को क्या लिख दिया कि रिएक्टेंट 80% तक आपका रिड्यूस हो चुका है, समझ में आया। तो मतलब 80% खत्म हो चुका, मतलब सिर्फ 20% बचा है। तो इस दोनों बात को याद रखना। अगर मान लो कुछ बच्चे कहते हैं रिड्यूस्ड टू 80%, तो सीधा 80% लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 20% लिखेंगे, मतलब 0.2। वो आगे जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहां पे बता देंगे। ये चीज समझ में आई भाई। चलो अब मैं बोलता हूँ, मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन को मान लो, उसी को वहीं से स्टार्ट है। इनिशियल कंसंट्रेशन को ए नोट मान लिया, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी जो है वो मान लो ए मान लिया। कहने का मतलब ये ए हो गया और ए क्या हो गया, ये ए माइनस में एक्स हो गया। ये वाला फॉर्मूले में पुट करेंगे, के पिछले वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय में टी लॉग, ये आपका आ गया फॉर्मूला, सिंपल सा आ गया। अगर मैं इसी को ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू ए नोट पावर ई रेस्ट टू पावर माइनस के टी। एनसीईआरटी में पहले ये आएगा फिर ये आएगा, तो उस चीज को कोई डिफरेंस नहीं है, पढ़ने का बस तरीका होना चाहिए। समझ में आया भाई। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ यूनिट, हाफ लाइफ ही पढ़ लेते हैं। तो हाफ लाइफ मतलब क्या होगा कि जो उस वक्त कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, इनिशियल की हाफ हो जाएगी। मतलब ए जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो गई, ए नोट डिवाइडेड बाय में 2, ठीक है। तो वो यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं पिछले वाले फॉर्मूले को यूज ना करके। टाइम कितना, log ए नोट, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हुआ, ये टी क्या बन जाएगा, टी हाफ, और के को मैं इस साइड ले आता हूं तो 2.303 के log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है आप, ठीक है। जब आप सोल्व करोगे इसको कितना हो जाएगा, ये फाइनल जो निकल के 0.693 बाय में के। अब यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है हाफ लाइफ के लिए, क्या कि हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन अब जरा जीरो ऑर्डर में देखना, वहां पे क्या रहा था, वहां रहा था टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाई में 2 के, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहाँ नहीं है, यहाँ पे कहने का मतलब है भाई साहब रिएक्शन तुम कैसे भी करते जाओ रिएक्टेंट को, मुझे टी हाफ से मतलब नहीं है। कैसे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपने रेट लो पढ़ लिया, हाफ लाइफ पढ़ ली, थर्ड जो आपने पढ़नी है वो क्या पढ़ना है, ग्राफ। तो ग्राफ सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ log ए, मतलब जो आपने पढ़ा था कंसंट्रेशन डिवाइडेड में, मतलब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के में पढ़ोगे, तो आपने अभी क्या पढ़ा था कि log ए ये बता भी देता हूँ कैसे आया है, आपने पढ़ा था अभी 2.303 डिवाइडेड बाय में के log ए नोट बाय में ए, यही पढ़ा था। तो बस उसी को यहाँ पे टी है, उसी को आपने y इजिकल टू एम एक्स प्लस में पुट कर दिया, यहाँ पे उसी फॉर्म में लेकर आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, y इजिकल टू एम एक्स प्लस में सी, सेम वही ग्राफ बनेगा आपका, और स्लोप क्या आया आपका माइनस के बाय में 2.303 नेगेटिव स्लोप। वही दूसरा अगर मैं बात करता हूँ
log A नोट बाय में A। अब देखना, अब बच्चे क्या करते हैं, देखते कंसंट्रेशन वाला है, सीधा ये ग्राफ बना देते हैं, जो आपका गलत हो जाता है। फिर मैंने बोला फॉर्मूले में देखना। अब देखो ऐसा कौन सा फॉर्मूला इसमें A नोट बाय में A है। अभी आपने पढ़ा था कि K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय में टाइम log यही था। बट अभी यहाँ पे क्या है, ये चीज इधर चली जानी है। समझ में आया? बस 2.303 को यहाँ ले आओ। कैसे, क्यों बोला मैंने इसको, जब आप करोगे y, जब इसको आप इसको यहाँ लेके जाओगे, देखो y है ना, इसको यहीं रहने देते हैं और सारी चार्ज यहाँ ले आ देते हैं। ठीक है, तो log A नोट बाय में A, ये बन जाएगा K डिवाइड ये ऊपर में T 2.303। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, इंटरसेप्ट तो 0 है, तो ये x का हमारा क्या हो गया, टाइम, और ये स्लोप पॉजिटिव, तो ये लो स्लोप क्या है यहाँ पे, k डिवाइडेड बाय 2.303। ठीक है भाई। तो जो नेक्स्ट चीज पढ़नी है वो मान लो वही चीज, अगर मान लो स्टार्टिंग में 100 क्वांटिटी है, बाद में 50 बच जाती है, बाद में 25 बचती है, बाद में 12.5 बचती है, ये टाइम 0 पे बात हो रही है, ये t हाफ की बात हो रही है, ये t 3/4 मतलब 75 t 75 की बात हो रही है। तो मान लो मुझे 100 से 50 जाने में 10 मिनट लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा, तो आंसर है 10 मिनट ही। क्यों, अभी मैंने बताया कि टी हाफ जो होती है वो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करती ही नहीं है, इंडिपेंडेंट। अभी पढ़ा था ना कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये सब कितनी ही अमाउंट घट रही हो चाहे कितनी अमाउंट बढ़ रही हो, जो हाफ लाइफ उसकी है वो वहीं की वहीं रहेगी। तो मैंने बोला कि भैया ए से मुझे A/2 की जो 10 मिनट दी हुई है, तो मुझे बताओ ए से A नोट बाय 4 की कितनी बोएगी। तो आपने आंसर यहाँ पे इसको प्लस कर देना है, दैट इज 20 मिनट। देखा, अब सम ये किसके लिए है, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया मुझे मतलब पता कैसे चला कि यार इतना ही होगा। तो एक जनरल फॉर्मूला है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। कोई भी ऑर्डर हो, मैं यहाँ सिर्फ nth ऑर्डर के लिए बात करता हूं, for nth order t half is directly proportional to a नोट की n-1। ठीक है, अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे, मैं जीरो ऑर्डर के लिए बात करूं, फॉर जीरो ऑर्डर n क्या हो जाएगा 0, t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नोट 0 माइनस में 1 मतलब -1, तो ये क्या हो जाएगा t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में a नोट। यही पढ़ा था। मैं फर्स्ट ऑर्डर की मैं बात करूं, n इज इक्वल टू 1, तो t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नोट की पावर 1 माइनस 1 0, तो क्या हो गया t हाफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब ही नहीं बनता। यहाँ मैं अब सेकेंड ऑर्डर के बारे में, ये वैसे कम पूछा जाता है बट स्टिल अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ पूछ ली जाती है। क्या, अगर मैं सेकेंड ऑर्डर के लिए बात करूं, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा टी हाफ ए नोट की पावर 2 माइनस में 1 मतलब टी हाफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए नोट। ये देखो क्या बात कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे अगर कंसंट्रेशन घटेगी ना तो टाइम आपका बढ़ेगा। मतलब 2 गुना अगर मतलब मान लो हाफ खत्म हुई है कंसंट्रेशन, तो डबल आपका टाइम हो जाएगा। कैसे, मान लो 100 थी यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ 50, यहाँ पे 25, अगर मुझे हाफ लाइफ 10 मिनट है, मैं सिर्फ यहाँ भी सेकंड ऑर्डर के लिए बात कर रहा हूँ, ऑर्डर भी देखना, 100 से 50 जाने में 10 मिनट लग रहे हैं, अब मुझे 100 से 25 जाने में कितना लगेगा ये पूछ लेंगे। तो देखो 100 से 50 जाने में 10 मिनट, तो 50 से 25 कंसंट्रेशन हाफ घटी तो टाइम बढ़ जाएगा,
मतलब 10 से यहाँ मुझे 20 मिनट लगेंगे, तो 100 से 25 जाने में कितना लगा, 30 मिनट्स लगे। ये बात आपको अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही टॉपिक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको आईटी जेई से ओल्ड प्रीवियस पेपर्स के आपको सारे टॉपिक्स एक साथ मिल जाएंगे। भाई ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके प्रेशर से रिलेटेड है। जो ये आप नॉर्मल कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो, वो आपके प्रेशर से रिलेटेड होगी, और उसमें एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, बच्चे वही याद करके चले जाते हैं, बट वो गलत होता है। वहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का खेल होता है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।